सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, ये तो सिर्फ हमारे जो परिश्रम है उसी का फल होता है। तो इसके लिए जीवन में बहुत ज़रूरी होता है कि हम परिश्रम करते रहें और लगातार करते रहें। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का घर परिवार के आज के एपिसोड में। और हमेशा की तरह हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ जो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ा हुआ होगा और साथ ही बहुत सारी जानकारी भी देगा। और दर्शकों, आपको बता दें, घर परिवार में साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग सेगमेंट्स जिसमें हम आपको दिखाते हैं एक खास इंसान से चर्चा। हमारे सेगमेंट हमें कुछ खास में, सरकारी योजनाओं पर बेस्ड सेगमेंट, संगठन में शक्ति, और साथ ही छोटी छोटी समस्याओं को हल करता हुआ सेगमेंट टिप्स। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और देखते हैं आज का विषय। जी हाँ, घर परिवार का आज का विषय है बोर्ड एग्जाम, स्ट्रेस, समस्या और समाधान। और जब हम बात करते हैं इस विषय की, हम सब जानते, कहा जाता है कि शिक्षा ही वो हथियार होता है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अब जब शिक्षा है तो साथ में परीक्षा भी है, परीक्षा होती है तो परीक्षा का डर भी होता है। ऐसे में बच्चों का हाल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाना शुरू हो जाता है। बच्चे स्ट्रेस फील करते हैं, उनमें एंग्जाइटी होती है और बहुत बार इतना ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं कि वो डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो इसका क्या समाधान हो सकता है, कैसे कैसे इस स्ट्रेस से हम निजात पा सकते हैं, कैसे इससे बचें और अच्छा परफॉर्म करें, इन सब पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर शिशिर श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू जरीना जी। और दर्शकों, आपको बता दें कि आप मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं ही हैं, 25 सालों से इस करियर से जुड़े हैं, साथ ही साथ आपने बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें भी लिखी हैं जिनके हम आगे बारे में जानेंगे। सर, जैसे कि हमारा विषय जो है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। बच्चे स्ट्रेस फील कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं या नहीं भी देते हैं, लेकिन एक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरावना सा हो जाता है घर का। तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस जो है वो लगातार इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? आज से कुछ साल पहले तो सर ये नहीं था। तो हम आपसे यही जानेंगे, ये एग्ज़ाम का फियर क्यों है बच्चों में? देखिए, जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते गए 12th के बाद, वैसे वैसे और पॉपुलेशन हमारी बढ़ती गई, इंडिया की भी बढ़ी और वर्ल्ड की भी बढ़ी। तो कॉम्पिटिशन्स तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन उनको देने वाले बहुत बढ़ गए। तो उसके चलते सिलेबस भी बढ़ा और नया सिलेबस भी ऐड ऑन होता रहा। अब आप देखेंगे कि AI और रोबोटिक्स भी करिकुलम में आ गया, एनवायरनमेंटल साइंस भी आ गया। आज से 10 साल पहले ये सब्जेक्ट्स नहीं थे। और अभी भी हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में ख़ासतौर से सिलेबस हमें 25 से 30% बढ़ा है। तो सिलेबस ज़्यादा है, टाइम उतना ही है। तो इसलिए स्ट्रेस हो गया है। और शायद मेंटल लेवल जो बच्चों का है वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि 10th क्लास की अगर हम बात करें या 12th की बात करें, एज तो वही है बच्चों की। कैसी स्ट्रैटेजीज लेके चले ताकि जो बोर्ड एग्जाम का डर है वो उनमें कम हो जाए? जी, देखिए, बच्चे एग्ज़ाम्स में जब अपीयर होने जा रहे हैं और टाइम भी बहुत स्टिपुलेटेड है, कम टाइम बचा है, तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो ज़रूरी नोट्स हैं, यानी कि जो उन्होंने पूरे साल भर नोट्स लिए हैं, अगर अभी भी नहीं लिए तो कम से कम हाईलाइट कर लें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। और अपनी स्ट्रेंथ्स को मैं कहूँगा स्टूडेंट से कि जो अपनी स्ट्रेंथ्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें, जो कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करें। एक टाइम टेबल अपना निश्चित बना लें कि मुझे इस टाइम में इस टाइम ये करना है। और एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, 50, 10 और 5 का, यानी कि 50 मिनट पढ़ाई करें, 10 मिनट का एक ब्रेक लें और 5 मिनट आप कोई योगा या अभ्यास या मेडिटेशन करें और फिर वापस पढ़ाई की ओर लौटें। क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो आप बर्नआउट हो जाएंगे, आपको थकान महसूस होगी और इस थकान के महसूस होते फिर आपका इंटरेस्ट धीमे धीमे लूज़ होने लगेगा। तो अपने आप को देखिए, सिलेबस तो कवर करना ही है, बिल्कुल, तो टाइम भी लिमिटेड है, तो जो ज़रूरी चीज़ है वो हम पढ़ें। और हर बच्चे की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना, उनको उन्हीं से आप शुरुआत करिए। और जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है उनको निगलेक्ट मत करिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स को हमको बराबर से टाइम देना है। तो इस टाइम को मैनेज करने के लिए और अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए बच्चों को, कि ये ना हो कि आप पढ़ाई करते रहे और मम्मी कह रही हैं कि बेटा चलो खाना खा लो और आप निगलेक्ट करते गए, तो ऐसे में आपका एनर्जी लेवल भी डाउन हो सकता है। तो इन्हीं सब के बैलेंस को करके पढ़ाई को, थोड़ा एक्सरसाइज को, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, उसका एंटरटेनमेंट का प्रोपोर्शन 5% कर दीजिए। लेकिन हाँ, वो भी ज़रूरी है क्योंकि आपको माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आपने जो एक पोर्शन बताया 50, 10
और एंड 5 मिनट्स। जी, ओके, जी, तो बच्चे ज़रूर आई होप ध्यान देंगे और इसको करके देखिए, शायद बहुत ज़्यादा रिलैक्स जो आपकी स्टडीज़ हैं वो हो जाएंगी। सर एक और चीज़ है, जी। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की या उनको इंटरेस्ट नहीं होता, उनको लगता है हम ओवरनाइट स्टडी कर लेंगे और हम अच्छा एग्ज़ाम दे आएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। अच्छी बात ये है कि 6 से 8 घंटे हर बच्चा सोए, जो एक सेट नियम है। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मैं नाइट में बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ, तो आप पूरी नाइट स्ट्रेच मत करिए। कोशिश करिए कि 1 बजे तक या मैक्सिमम 1:30 बजे तक, क्योंकि जो 2 बजे से 4 बजे का पीरियड है, अगर आप उसमें नहीं सोएंगे तो नेक्स्ट डे आपका जो है पूरा दिन कहीं ना कहीं आपको जो है वो बहुत थकावट महसूस होगी, उबासी आएगी, नींद आएगी, तो उसको अवॉइड करिए। हाँ, रात में 11 से 12 या मैक्सिमम, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि लेट नाइट पढ़ रहे हैं तो अपना जो डिनर है वो जो है थोड़ा जो है जल्दी करने की कोशिश करें और हल्का करें। अच्छा, ये ज़रूरी है जी, ताकि रात में ज़्यादा नींद ना आए। जी एग्जैक्टली। अच्छा सर, यहाँ पर एक और चीज़ माइंड में आ रही है कि बहुत बार ये भी चीज़ होती है बच्चों के साथ कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं पढ़ाई में कि उनको लगता है कि बोर्ड्स के टाइम पे जो उनकी नॉर्मल लाइफ है वो बिल्कुल उससे हट चुके होते हैं। मतलब अगर कहीं जाना है तो नहीं जाएंगे, कोई अगर 1-2 घंटे का भी काम है तो लोग नहीं मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं, मुझे ये चीज़ नहीं करनी। तो ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसा करते हैं। ये क्या नेचुरल चीज़ है या इनसे बचना चाहिए? क्योंकि लाइफ तो हमारी है ही है, 1 महीना बोर्ड्स चल रहे हैं तो 1 महीना ऐसा तो है नहीं कि हम और चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कुछ बच्चे करते हैं, तो क्या ये स्ट्रेस्ड होने का रीज़न है? नहीं, दोनों ही तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो है अपना जो पूरा सिलेबस होता है उसको 6-7-8 महीने प्लान करके चलते हैं, और वो बोर्ड के दिन में, एग्ज़ाम्स के दिन में आप देखेंगे कि वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं आधे घंटे, टीवी भी देख रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं 3 से 4 घंटे, और उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। दूसरी तरीके के बच्चे आप देखेंगे कि जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही ज़्यादा अपने आप को जो है वो फोकस करके पढ़ाई करें। तो ऐसे बच्चे जो है वो एग्ज़ाम के टाइम में आप देखेंगे बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं अपने आप को सोशल लाइफ से, सोशल मीडिया से, टीवी से, इंटरनेट से। तो ये उनके लिए भी ठीक है। तो दोनों ही तरीके के बच्चे हैं, तो बच्चे जैसा करना चाह रहे हैं उनको करने दें। मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, मदद करने के इंटेंशन से ही मदद करिए उनकी। बिल्कुल। उनके ऊपर सिर पे खड़े होकर के उनको बार बार मॉनिटर करने में बच्चे इरिटेट भी हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उनकी थोड़ी फ्रीडम और स्पेस दें। हाँ, 1 घंटे 1.5 घंटे में आप देख लें कि बच्चा कहीं परेशान तो नहीं हो रहा, उससे थोड़ी बातचीत भी कर लें। लेकिन अगर बच्चा कह रहा है कि नहीं अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए 2-3 घंटे के लिए, तो वो भी आप उनको स्पेस दीजिए। बिल्कुल, ये बहुत बार होता है कि बच्चे रूम बंद कर लेते हैं और बहुत देर तक पढ़ाई करते रहते हैं। अच्छा, जो घर वाले हैं या घर के लोग हैं उनको भी लगता है बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन कभी कभार शायद वो बहुत सीरियस चीज़ हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो लाइफ की हैं उनका भी साथ साथ होते रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर एक और चीज़, जब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की एग्ज़ाम की, एक लंबा ड्यूरेशन होता है स्पेशली बोर्ड्स का, इसमें जो हमारी मेंटल हेल्थ है और जो हमारी फिजिकल हेल्थ है, इन दोनों का बैलेंस बनाना भी ज़रूरी होता है ताकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें और एग्ज़ाम जो है वो बेहतर हो। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, कैसे इस चीज़ को हम बैलेंस करें? देखिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी तो मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी, और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे कुछ ना कुछ टाइम अपने शरीर को ज़रूर दें, व्यायाम करें, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, कुछ योगा करें, कुछ मेडिटेशन करें। कम से कम जो है वो 25 से 30 मिनट रोज़ अपने सारे बॉडी पार्ट्स को मूव करें। कुछ बच्चे सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ डीप ब्रीदिंग प्राणायाम कर सकते हैं। सेकेंड जो बच्चे कर सकते हैं कि अपनी जो है मेंटल हेल्थ के लिए आप अगर लगातार पढ़ाई करते आए हैं तो थोड़ा सा, जैसे आपके पास जो फिज़िकल कुछ गेम्स हों, चाहे टेबल टेनिस हो या आपके पास कोई रूबिक्स क्यूब हो, जो भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा लगता हो, या आपका कोई छोटा भाई बहन हो उसके साथ आप लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप जो नॉर्मल रग और रूटीन ऑफ लाइफ है उससे निकल करके कुछ इंडोर या आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़रूर एंगेज करिए, तो इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। और नॉर्मल लाइफ, खाली अगर आप सोचेंगे 18 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है तो वो भी आपको बर्नआउट कर देगा। बिल्कुल, तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ जो आपने बताई कि अगर हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को उस वक्त अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा मेंटल स्ट्रेस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पढ़ाई को ज़रूर डिस्टर्ब कर देगा। और सर इसी के साथ हम चर्चा तो आपसे अभी और भी करेंगे, फ़िलहाल हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की ओर, जहां हम बात करते हैं
कुछ ऐसे ख़ास शख्सियत की जो एक आम से ख़ास बनने का सफ़र तय करती हैं। और इसमें आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी महिला प्रधान की कहानी जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर न केवल गांव के लोगों को बल्कि गांव की महिलाओं और साथ ही साथ अलग अलग तरह से पूरे गांव के विकास में अपना एक बेहतरीन योगदान दिया। आइए देखते हैं सेगमेंट हम हैं कुछ खास। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उसी के कदम चूमती है जो इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। कुछ ऐसी ही मेहनत, कुछ ऐसी ही लगन कर अपनी एक अलग पहचान बनाई हमारी आज की मुख्य अतिथि, ग्राम अटारी से महिला प्रधान बनी श्रीमती संयुक्ता सिंह चौहान। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जैसा कि हमें संज्ञान में है कि आप पहले बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी थी और 2021 में सभी के सहयोग से आपको ग्राम प्रधान चुना गया निर्विरोध रूप से। तो जानना चाहेंगे, आपने बैंकिंग सेक्टर छोड़कर ग्राम प्रधान बनने का निर्णय क्यों लिया? 2013 में ही हमारा MBA कंप्लीट हुआ, उसी साल हमारी शादी हुई। उसके बाद क्योंकि एक आपको एक्सपोजर हमको जो मिला बैंकिंग सेक्टर में और एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में, उसके बाद शादी के बाद एक जैसे थम सा गया एक कुछ साल। तो 2021 जब प्रधानी के चुनाव होने को थे और महिला आरक्षित सीट थी हमारे गांव में, तो हमने प्रधानी लड़ने का निश्चय किया और सभी का समर्थन रहा, सभी का सहयोग रहा और हम भारी मतों से अपने अटारी गांव में विजयी हुए। और उसके बाद से हमारी बाकी की जर्नी शुरू हुई। समाज से जुड़कर काम करना, लोगों से जुड़ना, लोगों की मदद करना, लोगों के सहयोग से और लोगों के समर्थन से बाकी का सफ़र हमने तय किया अब तक। जी, तो मैम, प्रशासनिक कार्यों से जुड़ने के बाद आपको किन विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उन चुनौतियों का सामना किया? तो एक बदलाव लाना था क्षेत्र में कि महिला, आज की महिला सशक्त है, सुदृढ़ है, वो अपने निर्णय स्वयं कर सकती है। और ये एक उदाहरण प्रस्तुत हमने अपने पंचायत में किया। हमारे सामने चुनौती सबसे बड़ी यही थी कि महिलाओं को अपने घरों से निकालना और उनको समय की आवश्यकता के अनुसार ये बताना कि आप में वो शक्ति है, आप में वो ताकत है कि आप स्वयं अपने निर्णय ले सकते हैं। जैसे आप अपने परिवार में काम करते हैं, वैसे गांव में भी आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आप क्या गांव में बदलाव चाहती हैं, तो आप अपना भी एक ओपिनियन सामने रखें। तो हमने अपने गांव में खुली बैठकें बुलवाईं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिला ने सहभागिता अपनी दिखाई और महिलाओं से राय ली कि आपके अनुसार क्या बदलाव गांव में होना चाहिए, क्या समय की आवश्यकता है, क्या समय की ज़रूरत है। तो उनके ओपिनियन सामने आए, उसको ध्यान में रख के हमने अपने गांव की कार्य योजना बनाई और धीरे धीरे हर एक पड़ाव पार किया जो ज़रूरी था इस आधुनिक युग में, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। तो सभी को ध्यान में रख के ये बातें अपने गांव में हमने करी, परिवर्तन एक लाए। जी, जब आप ग्राम प्रधान के रूप में यहाँ नियुक्त हुई, आपने इस गांव में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं देखी और किस तरह से उनका निपटारा किया? देखिए, हर गांव की जो पहचान होती है वो उसका पंचायत भवन होता है। अगर कोई भी सरकारी काम या कोई भी सरकारी अधिकारी आता है तो आपके पंचायत भवन में आता है। जिस समय हम प्रधानी का चुनाव लड़ा तो अपने गांव में पंचायत भवन जो था, 2 कमरों का पंचायत भवन था और जर्जर स्थिति में था। तो जहां लोग जाते थे पर उनके काम पूरे नहीं होते थे क्योंकि लोग नहीं बैठते थे। तो एक तरीके का परिवर्तन हमने वहाँ से शुरू किया कि अपनी जितनी भी सरकारी इमारतें थीं उनको दुरुस्त किया। अपने गांव में हमने 8 कमरों का पंचायत भवन, मिनी सचिवालय हम अपने गांव में हमने दिया, जिसमें पंचायत सहायक, पंचायत सचिव और एक बड़ा मीटिंग हॉल, महिलाओं की या अन्य ट्रेनिंग के लिए 2 कमरे अतिरिक्त बनवाए, एक लाइब्रेरी दी जहाँ पर हर तरीके के बच्चे से लेके महिलाएं, बुज़ुर्ग वहाँ उस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके अपने मनोरंजन के लिए किताबें पढ़ सकते हैं, बच्चे अपनी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ इन्वर्टर भी है, सोलर भी है, वाईफाई भी है।
तो एक हर तरीके की सुविधा से भरपूर एक मिनी सचिवालय का निर्माण करा के अपने गांव को दिया। उसके बगल में ही हमने अन्नपूर्णा भवन का निर्माण किया, क्योंकि जब पंचायत भवन के बगल में राशन की दुकान हो गई तो क्योंकि राशन हर महीने बंटता है, तो उसी क्या बगल में पंचायत भवन होता है तो हर गांव का निवासी आता है तो अपना आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास, बहुत सारे काम होते हैं रोज़मर्रा के जो पंचायत भवन में हो जाते हैं। उसके बगल में ही जल जीवन मिशन द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया, पोषण वाटिका बनवाई, वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनवाया। ये सब जो सरकारी बिल्डिंगें बनवाई, ये सब पंचायत की ज़मीन पर ही बनवाई, जो कि गांव में नहीं था। अपने यहाँ हमने आयुष्मान भारत का एक औषधि केंद्र भी बनवाया, आंगनवाड़ी अच्छी करवा ली, अपना जो स्कूल था सरकारी उसको सुंदर कर दिया, बच्चों के लिए अच्छी किताबें या अच्छा एक वातावरण, सुरक्षित वातावरण देने के लिए CCTV कैमरेस लगवा दिए। तो इस तरीके का अपने गाँव में सरकारी ढांचा तैयार किया, जो सरकारी जो रोज़ की ज़रूरतें होती हैं गांव की, तो वो एक वन स्टॉप सेंटर जैसा कि जहां पर सब कुछ एक प्रांगण में, जहां सब सारी सुविधाएं हैं, एक ऐसा निर्माण करा के अपने गांव के लोगों को दिया। थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ हमारे आने से, क्योंकि महिला प्रधान हम थे तो महिला तक पहुंच रही है। अब महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं निरंतर, आपने भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए होंगे। हम जानना चाहते हैं ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनकी बच्चियों को आगे अपने पैरों पे वो खड़ी हो सकें, इसके लिए क्या कदम उठाएं? हर महिला की कुछ ना कुछ, हर महिला में हुनर होता है, तो किसी को ब्यूटी पार्लर के कोर्स करवाए, किसी को सिलाई कढ़ाई का कोर्स, किसी को किसानी का, मशरूम जो कैसे बोएं, कैसे किसानी करें मशरूम, क्योंकि उसकी पैदावार अच्छी रहती है और अच्छे दामों में जाता है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग अपने गाँव में हमने समय समय पर करवाई, जिसमें किशोरियों ने भी सहभागिता करी, महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ के आईं कि स्वावलंबी बनाने की दिशा में, आत्मनिर्भर बनाने की महिलाओं को कि उस दिशा में भी हमने काम किया। मैम, आप एक ग्राम प्रधान होने के साथ साथ घर की गृहिणी भी हैं और बच्चों की माँ भी हैं, तो घर और बाहर दोनों कार्यों को किस तरह से आप बैलेंस कर पाते हैं? आजकल के युग की महिला जो है वो कहीं ना कहीं इतनी सशक्त होती है कि घर और बाहर जो वर्क लाइफ बैलेंस करने में सफल रहती है। उसको अपनी जिम्मेदारियों का बोध होता है और वो कैसे, हम समझ लीजिए ये घर और बाहर मैनेज करना बहुत मुश्किल हमें नहीं लगता, क्योंकि आदत सी हो जाती है कि आपको एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की वजह से अपनी क्या सामाजिक तौर पे जिम्मेदारियां हैं हम वो निभा पाएँ, और घर में परिवार का पूरा सहयोग रहता है। उस वजह से भी सब चीज़ें मुमकिन हो पाती हैं। सफल जीवन और सार्थक जीवन में यही अंतर है। मैम, जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि की ओर अगर हमारा जो है झुकाव ज़्यादा हो और हम इस ओर ज़्यादा काम करें तो निश्चित तौर पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इम्प्रूवमेंट आएगा ही आएगा। तो हमारे जो आपके गांव के जो भी छोटे किसान और कारोबारी हैं उनको और आर्थिक मजबूती मिले, इसके लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, मलिहाबाद विश्व प्रसिद्ध दशहरी आमों का गढ़ है, मैंगो बेल्ट है मलिहाबाद। तो हमारा माल ब्लॉक या अटारी गांव आम की बागों से लदा हुआ है, और साथ में खेती, क्योंकि आलू सबसे ज़्यादा बोया जाता है, आलू बेल्ट भी कहा जा सकता है अपने अटारी गांव को। और बगल में ही अटारी फार्म में हमारे यहाँ टेक्सटाइल पार्क, यूपी का पहला टेक्सटाइल पार्क अटारी फार्म में ही बनने जा रहा है, जो कि 1200 एकड़ में आ रहा है, और 3.25 लाख लोगों को रोज़गार मिलने के सुअवसर प्राप्त होंगे। क्योंकि ये मैंगो बेल्ट है, यहाँ पर कोई चिमनी उद्योग नहीं लग सकता था, इसलिए कपड़ा उद्योग, राजधानी का पहला टेक्सटाइल पार्क अपने अटारी फार्म में ही आ रहा है। अच्छा। तो ये एक बड़ी योजना है जी। और इसके माध्यम से आज जो महिलाएं, जो लड़कियां आज सिलाई, हाँ, छोटे कारोबारी भी सिलाई कढ़ाई जो सीख रहे हैं, वो उस टेक्सटाइल पार्क के आने के बाद उनका जो आर्थिक व्यवस्था है सुधरेगी, और जो अपने प्रदेश का पहला ऐसा है और अपने राजधानी में ही ये आ रहा है, तो ये एक बड़ी
योजना है और लोगों को निश्चित तौर पे लाभ भी होगा, लाभ कारोबारियों जरूर को, किसानों होगा को। किसानों को भी, क्योंकि जब अगर वहाँ हाँ, जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं उनको निश्चित तौर पे इस योजना से लाभ होगा। मैम, आप जिस तरह से ग्राम प्रधान बनी है, ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत हैं, तो ऐसी महिलाएं जो आप ही की तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हुए, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए सिर्फ ये है कि आप एक कदम आगे बढ़िए। आपका परिवार अगर आपको एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसका भरपूर फ़ायदा आप उठाइए और अपने निर्णय स्वयं लीजिए। पति आपके सहयोगी बनके अगर आपके साथ काम करें तो अच्छा है, पर आप हस्ताक्षर तक ही सीमित ना रहें। जहां सरकारें आपको आगे आने का मौका दे रही हैं तो उनका लाभ उठाना और अपने निर्णय स्वयं लेना, ये बहुत ज़रूरी है एक आधुनिक महिला के लिए। जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी कीमती अपने अनुभव हमसे साझा किए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सर, जो आज की हमारी चर्चा है बोर्ड एग्ज़ाम्स की, उस पर वापस आते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि कैसे हम अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बैलेंस करें, कैसे हम पढ़ाई करें। सर, एक और चीज़ आती है इसमें, जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो बहुत बार देखा जाता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस होने लगते हैं। उनको लगता है बोर्ड्स आ गए हैं तो अब लाइफ उनकी भी बहुत ज़्यादा रुक चुकी है और अब कुछ नहीं करना है। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब पेरेंट्स की वजह से अपने ऊपर, कहते हैं ना, प्रेशर लेने लगते हैं। तो पेरेंट्स किस तरह का बिहेव अपने बच्चों के साथ रखें? देखिए, एज अ काउंसलर मैं ये कहूँगा कि हमें बच्चों की तो काउंसलिंग करनी होती है, साथ साथ में हम पेरेंट्स की भी ये काउंसलिंग करना चाहेंगे कि आप बच्चे आपके थ्रू ज़रूर आते हैं, लेकिन और बच्चों पे आपका अधिकार भी है, लेकिन जहाँ तक उनकी करियर और डेस्टिनी है तो आप उनको ऑब्ज़र्व करिए कुछ टाइम के लिए कि वो किस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं। क्या ऐसा है कि आप सोच रहे हैं आप अपनी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स या एम्बिशंस हैं जो आप नहीं कर पाए, वो बच्चे पे थोप रहे हैं और सोच रहे हैं वो उसी चीज़ में एक्सेल करे। हमें IITN बनना था, मैं नहीं बन पाया, तो मैं बच्चे से कहूँ कि नहीं बेटा, तुम्हें तो IIT नहीं बनना है। मैं बहुत अच्छा जो है वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं नहीं बन पाई, तो मैं अपनी बेटी से कहूँ कि नहीं, तुम्हें MBBS ही करना है। तो जब बच्चे को आप ऐसा फोर्स करते हैं और अपने पर्सपेक्टिव से, अपने चश्मे से बच्चे को आप देखने लगते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं बच्चों में आप गलत एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि योर चिल्ड्रन, खलील गिब्रान ने कहा है, आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट दे डू नॉट बिलोंग टू यू। वो आपके थ्रू आते हैं, लेकिन आप उनका जो डेस्टिनी है, जो भी जो उनका भविष्य है, जो भी उनके भाग्य में लिखा है, उस पे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा अपनी डेस्टिनी खुद चुने, और अगर आप बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज करेंगे तो फिर वो आपसे बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएंगे और फिर वो ऐसा करियर चुन लेंगे जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो कोशिश करिए कि आप बैलेंस बनाइए, बच्चे के साथ, बच्चे का फ्रेंड बन के रहिए, बच्चे के साथ चलना सीखिए, बच्चे को अपने हिसाब से कोशिश करिए कम से कम चलाएं, क्योंकि ये जनरेशन जो जेन जी आई है, जिसको हम Z कहते हैं, जेन जी, ये बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस के साथ हैं। इन्होंने वो दुनिया देखी है जो हम लोगों ने शायद इसकी अपने टाइम में कल्पना भी नहीं करी थी। बिल्कुल। तो और देखेगी भी आगे आने वाले वक्त में। बिल्कुल जी, और इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को हम स्पेस और फ्रीडम दें और उनके डिसिप्लिन उन्हें सेट करने दें। हम उनको गाइड करें, सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, उनको अच्छी डाइट दें, उनको अच्छा न्यूट्रिशन दें, जो भी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना है। वो 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, उनको वहाँ ले जाएँ, कंसल्ट करें, काउंसलर्स के पास ले जाएँ, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए घर में अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ये सब तो पेरेंट्स की का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि जिस तरीके से आपने जीवन जिया है, बच्चे भी वैसे ही उसी ट्रैक पे चलें, तो शायद हम गलती करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज से 20 साल पहले जो चीज़ें थीं वो अब बिल्कुल भी नहीं है, या जो 20 साल पहले की स्टडीज़ थी, पढ़ाई का तरीका था, वो अब बिल्कुल बदल चुका है। ना वो पढ़ाई है, ना वो बच्चे हैं, ना ही वो माइंडसेट है। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, इसको बच्चे को तो समझना, साथ ही साथ पेरेंट्स को और भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सर, जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे हम अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे
जो हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि हम पढ़ के तो बहुत सारा जाते हैं, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सब वॉश आउट हो जाता है, जहन से निकल जाता है, या बड़े बड़े लेंदी आंसर्स मतलब याद कर लिए, लेकिन जब हमने लिखने बैठे तो वो याद ही नहीं आ रहा था। तो ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी समस्या रहती है, इससे कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, हर बच्चे का जो लर्निंग क्वेश्चन होता है और लर्निंग की स्टाइल होती है वो अलग होती है। तो मैं ये इस पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आप उनको बहुत लंबा टेक्स्ट दे दें और टेक्स्ट के फॉर्मेट में वो याद रखेंगे एज इट इज़। कुछ बच्चे होते हैं उसी टेक्स्ट को आप उनसे कहें कि वो रिकॉर्ड कर लें ऑडियो में, और वो ऑडियो सुने, तो वो ऑडियो सुन करके बच्चे ज़्यादा अच्छा रिकलेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि जिनकी माइंड में मेमोरी जो है वो पिक्चर्स बेस्ड होती है, यानी कि वो पिक्चर्स देखते हैं। जैसे केमिस्ट्री में उन्होंने डायग्राम देखा या मैथ्स में उन्होंने वेन डायग्राम देखा, तो उनको मेमोरी उनकी फोटोजेनिक होती है। तो बच्चों को सबसे पहले ये समझना चाहिए, और बीइंग अ पेरेंट और टीचर भी हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है। क्या वो ऑडियो विजुअल है, क्या वो वर्बल है, क्या बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना चाह रहा है, यानी कि उस बच्चों को कभी कभी इनैक्ट करके भी सीखना पड़ता है। बिल्कुल। कभी कभी बच्चे वीडियोस देख करके बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। तो बच्चे अपनी लर्निंग स्टाइल खुद समझें, और जिस तरीके से भी उनकी मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको रिप्रोड्यूस करना होता है। बिल्कुल। ज़्यादातर जो हमारे इंडियन सिस्टम में एग्ज़ाम्स बने हैं वो मेमोरी बेस्ड हैं। तो अपनी मेमोरी को शार्पन करने के लिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मैथ्स में हम एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं बॉड मास, कि ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, एक हमने सीरीज़ बना ली। या जैसे हम जो है जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनको लर्न करने का एक सिस्टम है कि माई वेरी लर्नेड मदर सर्व्ड मी नाचोस, यानी कि मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो इस तरीके से हम जितने भी प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, तो उनको जो है हम लर्न करने के लिए अपने बना सकते हैं, एक कोड वर्ड्स, न्यूमोनिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो हम बना लेते हैं। या जैसे आपको पाइथागोरस थ्योरम है कि आपका एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूज है, तो उसका है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P बाय पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे लिखा हर हर बोले, यानी कि P B और आपने P और नीचे लिखा हर हर H H और B, यानी कि P बाय H, B बाय H और P बाय B। तो इस तरीके से जब हम उनका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन, कॉज और टैन का फॉर्मूला है, तो अगर हम इसको लर्न करना चाहें तो कई तरीके हैं लर्न करने के, और एक तरीका ये भी है। तो बच्चों को जब माइंड में जिस भी तरीके से बैठ जाए उसके वो शॉर्ट फॉर्म कोडेड चीज़ें बना लें, डायग्राम्स बना लें, और डायग्राम्स के थ्रू वो जब मेमोराइज कर लेंगे तो उनको रिप्रोड्यूस करना आसान रहेगा। बिल्कुल। तो जो आपने बातें बताई हैं ये बच्चों के लिए तो है ही है, अगर पेरेंट्स बच्चों की मदद करते हैं पढ़ाई में तो वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और टीचर्स तो बिल्कुल करें, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई का पैटर्न है वो थोड़ा सा इजी हो जाए और उनको लर्न करने में सहूलियत रहे। सर, आप इतने वर्षों से मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों से मिले होंगे, बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ होंगी आपके पास जहाँ बच्चे शायद बहुत नर्वस हुए हों, फिर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या नर्वसनेस की वजह से ना परफॉर्म कर पाएं, तो हम चाहेंगे कुछ ऐसे किस्से आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, मैं एक बार एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा था, तो उसका सेमिनार का टॉपिक था हाउ टू बी अ हाई अचीवर इन एग्ज़ाम्स, और ये बात है सन 2005 की। तो संडे को मैं कंडक्ट कर रहा था, तो और करीब ऑडियंस रही होगी 250 बच्चों की। तो बच्चे 9th से अपना 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो मुश्किल से उनके पास 10 से 15 दिन ही बचे थे। तो मैंने उनसे कहा कि एक एक्सपेक्टेशन थ्योरी होती है, और एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या होती है कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, अगर उससे 10 से 15% एक्सपेक्टेशन आप बढ़ा लीजिए, यानी कि सपोज मैं सोच रहा हूँ कि मेरे एग्जाम में 60% आएंगे, और मैं अभी एक्सपेक्ट कर लूँ कि मेरे 75% आएंगे, अनरियलिस्टिक नहीं कि मैं सोच रहा हूँ मेरे 60 आएंगे और मैं 90 पे चला जाऊँ, या मैं सोच रहा हूँ 80 आएंगे और मैं 99 पे सोचने लगूँ, जो भी एक्सपेक्टेशन मेरी है। तो एक बच्चे ने ऐसे ही किया, और उसने मुझे 1 महीने बाद ही जब उसका बोर्ड का रिजल्ट आ गया, उसने लिखा हाफ एयरलीज का कि मैंने यही करा, और मैं सोच रहा था कि मेरे 62% आएंगे या 64 आएंगे, और मेरे 74 आ गए, जस्ट बिकॉज आई इंक्रीज माई एक्सपेक्टेशन। और वो बच्चा आज 20 साल बाद भी, उसका नाम प्रखर है, वो दिल्ली में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो आज भी मुझसे टच में रहता है और वो उस इंसिडेंस को याद रखता है। तो बच्चों को, और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारे एक सीनियर हुए थे, तो उनका नाम था खुसरो साजिद। तो वो काफ़ी ब्रिलियंट थे पढ़ाई में, लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम जो उनका प्री बोर्ड एग्ज़ाम था उससे
इंग्लिश में मार्किंग काफ़ी टफ होती थी स्कूल्स में, तो 1 नंबर से उनकी इंग्लिश में जो है वो फेल हो गए, क्योंकि 60% पासिंग था, 59 आए। उसकी वजह से उनकी जो है ओवरऑल स्कूल में रैंक बहुत नीचे हो गई, आई नहीं, पोजीशन ही नहीं आई। तो उनको इतना बड़ा सेटबैक लगा। और उसके बाद ठीक 1 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम था, तो लिटरली उन्होंने उस टाइम ब्लैक एंड वाइट टीवी था, लेकिन उन्होंने उसको पैक किया, कपड़े में बांधा और जो है वो अलमीरा के ऊपर रख दिया और 1 महीने डेडिकेटेडली पढ़ाई की और पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप कर दिया। क्या बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर बच्चे संकल्प ले लें, हाँ, यानी कि अगर डिटर्मिन्ड हो जाएं, परसिस्टेंस के साथ फोकस करें कि नहीं मुझे करना ही है, और डिटर्मिन्ड होकर के जो है मेहनत करें सिंगल माइंडेड फोकस के साथ, और बाकी सब चीज़ें जो है अपना बैलेंस भी करें, लाइफ को डाइट भी ठीक रखें, सोए भी, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस है कि हमें पढ़ाई करनी है बोर्ड के टाइम में या फाइनल एग्जाम्स के दौरान, वो जब आप याद रखेंगे और मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल। यानी बहुत सारे बच्चे जो अभी तक बहुत लंबी पढ़ाई या बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए एक कहते ना कहावत सी है, जब जागो तभी सवेरा। अगर अब भी आप शुरुआत कर लेंगे, और जैसे कि सर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि होता है बहुत कम वक्त में भी बच्चे बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो सर बातचीत हम आपसे अभी और भी करेंगे इसी विषय पर। दर्शकों फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे कि कहा जाता है ना कि छोटे छोटे प्रयास ना बहुत बड़ा रास्ता हम सबको दिखा देते हैं। ऐसी ही बात हम आपको दिखाने वाले हैं, ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं बाराबंकी की स्वयं सहायता समूह की, जिन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पर काम करके, जैसे अचार पापड़ ये सारी चीज़ें होती हैं, इन पर काम करके ग्रुप बना करके बहुत आगे अपने आप को एक्सप्लोर किया, बहुत आगे लेकर गए। तो आइए देखते हैं सेगमेंट संगठन में शक्ति में इन्हीं की कहानी। उत्तर प्रदेश प्रशासन अपने सतत विकास अभियान के अंतर्गत बड़े स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य साधे हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन कर रही है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वयं सहायता समूह बनाकर गांव की महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे अपने स्वरोजगार की शुरुआत कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। इसी क्रम में प्रदेश के बाराबंकी क्षेत्र में संचालित अनुष्का स्वयं सहायता समूह आज क्षेत्र की महिलाओं के जीविका उपार्जन का एक प्रबल माध्यम बन गया है। समूह संचालिका प्रमिला श्रीवास्तव के उत्कृष्ट निर्देशन में अचार बनाने के लघु उद्योग की शुरुआत की गई, जो अब गांव की महिलाओं की कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया है और उनके जीवन की सूरत को बदल रहा है। चटपटे, मसालेदार और स्वाद से भरे इस अचार को तैयार करने में अचार सामग्री से लेकर पैकिंग तक हर पड़ाव पर सेहत और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अचार बनाने के लिए सर्वप्रथम समूह की महिलाएं ग्राहकों की पसंद और मांग के अनुसार ताजी फल सब्जियों का चुनाव करती हैं। फिर उन्हें अच्छे से साफ कर काट कर प्राकृतिक रूप से सुखाया जाता है। तदुपरांत समूह की महिलाओं द्वारा ही तैयार शुद्ध मसालों और तेल को मिलाया जाता है और तैयार मिश्रण को आवश्यकता अनुसार धूप में गलाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अत्यंत सावधानियों के साथ साफ, स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण में ही की जाती है, जो स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। अंत में तैयार अचार को समूह की महिलाओं द्वारा साफ डिब्बों में पैक कर बिक्री हेतु भेजा जाता है। समूह संचालिका प्रमिला श्रीवास्तव ने योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद अपने जीवन में आए परिवर्तनों और अचार के इस लघु उद्योग और समूह की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारियां DDUP की टीम से साझा करते हुए बताया। पिछले 8-10 सालों से काम कर रही हूँ फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, और मुझे काफ़ी गवर्नमेंट से भी बहुत सहायता मिली, जिसमें हमारे डूडा विभाग के द्वारा हमारे समूह को अनुदान भी मिला, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काम को धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर इसके बाद हम लोगों का लिंकेज भी हुआ, बैंक लिंकेज। इसके बाद अपना काम अच्छे से स्टार्ट करके इसको थोड़ा बड़े लेवल पे काम करना शुरू किया और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला।
फिर हमारी सभी बहनें मिल करके हम लोग अचार बना करके, विभिन्न तरह के अचार, आंवले के प्रोडक्ट हैं, बना करके उनको हम लोग स्टॉल लगा के सेल करने लगे। तो इससे काफ़ी इनकम हुई। हमारी महिलाओं को भी जो बचत है, हर महीने कम से कम 5-6 हज़ार रुपये उनके हर महीने बच जाते हैं। हम लोगों ने एक मुहिम ये बीड़ा उठा रखा है कि हम अपने तरह की जो हमारी समूह की दीदियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनको प्रशिक्षण देके कैसे स्वरोजगार से, स्वावलंबन से जोड़ा जाए कि जो फल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें, जिससे हमारे देश का भी भविष्य अच्छा हो, हमारे किसानों का भी भविष्य अच्छा हो और हमारी बहनों की भी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो। प्रमिला श्रीवास्तव की इस सफलता में उनके परिवार का भी बड़ा योगदान रहा, जहां उनके पति समेत परिवारी जनों ने प्रमिला को हमेशा ही आगे बढ़ने का हौसला दिया और खुद की पहचान बनाने के उनके इस सफर में पूरा साथ दिया। इनके परिवार में वहाँ आम का बैग वगैरह काम होता था, तो ये जब शादी होके आई तो इनकी इच्छा हुई कि हम भी यहाँ पे कुछ करेंगे। तो हमने भी कहा कि जो करना चाहे कर सकती हो। तो इन्होंने फिर ये अचार का चुनाव किया और इन्होंने फिर इसका प्रशिक्षण लिया जाके राजकीय फल संरक्षण केंद्र से, और ये अपना काम करने लगी। उसके बाद कुछ दिनों बाद इन्होंने कुछ महिलाओं के साथ अपने मिला के स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसके अंतर्गत ये अपने महिलाओं के साथ काम करती हैं और जो सामान तैयार होता है उसे हमें सामान बाहर बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराती हैं, जिससे इनका भी आर्थिक उन्नति होती है और उनके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनकी भी आर्थिक उन्नति होती है, जिससे परिवार का पालन पोषण होता है और लोगों को इससे रोज़गार भी मिलता है और जो तमाम सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनका भी सदुपयोग हो जाता है। अनुष्का सहायता समूह केंद्र से जुड़ी हुई हूँ प्रमिला श्रीवास्तव जी के साथ में। सीजन के हिसाब से मैं बहुत से अचारियाँ बनाना सीखती हूँ, जैसे कि जिमीकंद हो गया, दिवाली के आसपास जिमीकंद आता है, खूब जिमीकंद का अचार डालते हैं, मुरब्बा बनाते हैं जाड़ों में, लाल मिर्ची का अचार वगैरह रखते हैं। इससे मुझे बहुत फ़ायदा है, 4 पैसे मिलते हैं और 4 तरह के अचार भी बनाना मैं सीख गई हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ प्रमिला दीदी के सहायता से बहुत से अचार और पापड़ सभी चीज़ अच्छे से सीख रही हूँ और मेरा इससे बहुत फ़ायदा होता है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत बने स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार ये अचार जहां खाने की थाली के जायकों को बढ़ा रहा है, तो वहीं प्रमिला श्रीवास्तव समेत क्षेत्र की तमाम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कर सशक्त भी बना रहा है। जी हाँ दर्शकों, और इसी के साथ हमारी जो आज की चर्चा है घर परिवार की, उस पर वापस आते हैं। हम लोग बोर्ड एग्जाम्स पर चर्चा कर रहे हैं और शिशिर श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं जो बहुत बेहतरीन जानकारी इस पर हमें दे रहे हैं। सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2 शब्द आते हैं, किसी भी जंग को कहें, किसी भी एग्ज़ाम को कहें या ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव को जीतने में। एक होता है खुद को मोटिवेटेड रखना, दूसरा होता है कॉन्फिडेंट बने रहना। तो बच्चे ऐसा क्या करें जिनमें ये जो 2 क्वालिटीज़ हैं, कॉन्फिडेंट बने रहने की और खुद को मोटिवेटेड रखने की, वो बनी रहें और वो अच्छा परफॉर्म करें? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस 2 तरीके से आता है। एक तो है इंटरनल, कि मैं अपने आप से बात करता हूँ, यानी कि जो सेल्फ टॉक है, मैं अपने आप से क्या कहता हूँ, ये 80% 85% आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो है वो डिसाइड करता है जी। तो जैसे हम सुबह उठें तो सबसे पहले कहें कि ये दिन आज मेरा है, मैं अवश्य जीतूँगा। और जब हम उठें और हम वॉक करें तो हमें अपने आप से कहना है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और हाँ मैं ऐसा अवश्य करूँगा या करूँगी, यानी कि यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल डायलॉग हमें कहना है अपने आप से, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या जीवन का असली कोई एग्ज़ाम हो, आप सब जगह सक्सेसफुल होंगे। तो ये तो बात है हमारे इंटरनल कॉन्फिडेंस की। और मोटिवेशन की, देखिए मोटिवेशन लाइफ में तभी ज़रूरी है जब आपको अपने गोल्स क्लियर नहीं होते हैं, या आपके पास गोल होता है लेकिन वो गोल आपका नहीं होता, किसी और ने दिया होता है। तो 2 चीज़ों में आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। एक, जब गोल आपका खुद का होगा, नंबर 1, और नंबर 2 गोल आपको क्लियर होगा कि आपको करना क्या है, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, अगर आपको एक स्पष्ट रूप से पिक्चर नहीं दिख रही कि आपको क्या अचीव करना है। अब देखिए, खाना खाने के लिए कोई नहीं मोटिवेट करता। हाँ। हमें भूख लगती है, सामने थाली आती है, हम खाना खा लेते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए मैं करना क्या है काम, और फिर जब हमें एक बार पता चल जाए तो हम उसको करने लगें, और सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। तो मोटिवेशन इज़ नथिंग बट थॉट प्लस एक्शन,
यानी कि जो भी आप सोचिए उसको डिटर्मिन्ड होकर करने लीजिए, और जब आप 1-2 स्टेप्स लेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आप अपने आप उस काम को अचीव कर लेंगे। और जब छोटे छोटे काम आप अचीव करेंगे, बहुत बड़ा टारगेट मत रखिए, बड़े टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करिए, और जब स्मॉल गोल्स आप अचीव करेंगे तो आपके अंदर जो एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होंगे, और एंडोर्फिन्स जब रिलीज़ होंगे तो आप खुश होंगे और मोटिवेट हो जाएंगे काम करने के लिए। सर कहीं पढ़ा था इस चीज़ को इस तरह कि अगर आप अपनी इस सफलता को एक टारगेट बना लेते हैं ना कि अब हमें इससे ज़्यादा पाना है, तो अपने आप हमारे जो कदम है वो बढ़ते जाते हैं आगे की ओर, और धीरे धीरे इसी तरह हम लोग आगे और भी चीज़ें जो हैं वो अचीव करते जाते हैं। जी। बिल्कुल, और एंड तो इन चीज़ों का कभी नहीं होता, क्योंकि इच्छाओं की एंड नहीं है तो सक्सेस का भी कोई एंड नहीं होता। सर एक और चीज़, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो मैं आपको बता दूं कि हमारा दर्शकों सेगमेंट होता है टिप्स, जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों पर बातचीत करते हैं और आपसे आपके जीवन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस सेगमेंट में जो हम बात करने वाले हैं वो है होनहार या अच्छे बच्चों के टिप्स। जैसे अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं या कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ या खूबियाँ होती हैं जिन पर हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सर चाहेंगे आप वो टिप्स हमें दें। सबसे पहले मेरा बच्चों से ये कहना है कि वो अपने आप को एक लीडर बनाने की कोशिश करें, यानी कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करें। साथ ही साथ अपना विजन जो है देशभक्ति का तो रखें, राष्ट्रभक्ति का रखें, साथ में आप, क्योंकि जो आने वाली विश्वव्यापी समस्याएं हैं, तो अपने आप को एज अ ग्लोबल सिटीज़न डेवलप करें। देखते हैं कि ग्लोबल सिटीज़न के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो एक ग्लोबल सिटीज़न बनने का प्रयास करें। अपने डिसिप्लिन्स, रोज़ जो आपको नियम अपने कुछ फॉलो करने, अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ सर्टेन हैबिट्स जो आपको गुड हैबिट्स होते हैं उनको स्टडी करिए। और थर्ड, अपनी जो हॉबी है उसको आप बरकरार रखें लाइफ लॉन्ग। काम आप कुछ भी करें, आप चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, चाहे लॉयर बने, चाहे आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने या एक साइंटिस्ट बने, जो भी आप करना चाहें करें, लेकिन अपनी जो हॉबी होती है उसको जब तक आप ज़िंदा रखेंगे आप अंदर से खुश रहेंगे। तो प्लीज़ अपनी हॉबी को फॉलो करें। और जहाँ तक अभी एग्ज़ाम्स की बात है तो मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम्स को लेकर के बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें कि जो भी पेपर होगा, जो भी आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। आप कोई बहुत ओवरवेलमिंग टारगेट मत बनाइए कि मुझे 95 या 99 लाने, वो भी एक टारगेट हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो भी आप रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं, जो भी अपना बेस्ट दे सकते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स आप रिवाइज़ करिए, अपने जो भी आपने साल भर मेहनत करी है, जो बेस्ट नोट्स हैं उनको आप सामने लेके आइए, एक सॉफ्ट बोर्ड लगाइए और रोज़ अपने आप से शीशे में देख के कहिए कि येस आई कैन डू इट, येस आई विल डू इट एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट, यानी कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और आप उस पर मेहनत करेंगे तो ज़रूर अचीव कर लेंगे। जी हाँ दर्शकों, तो ये थे हमारे टिप्स, और कोशिश करिए इन चीज़ों को फॉलो करिए जो आपके एग्ज़ाम में तो मदद करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी जो ज़िंदगी है आगे बढ़ने के लिए आपको सक्सेसफुल बनाने में भी बहुत मदद करेंगे। सर जैसे कि हम जानते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ आप एक ऑथर भी हैं और आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जो बच्चों की और लोगों की लाइफ को मोटिवेट करने के लिए। तो हम चाहेंगे आप अपनी किताबों का जिक्र करें कि क्या कुछ कंटेंट है उनका और क्या कुछ लिखते हैं आप। जी, तो मेरी पहली बुक थी द 8 पावर्स विद इन यू, जिसको पेंगुइन ने 2010 में पब्लिश किया, यानी कि सफलता पाने की 8 शक्तियाँ आपके भीतर। तो मेरा ये एक थॉट प्रोसेस था जिसको मैंने 9 ईयर्स स्टडी किया और 9 वर्ष पढ़ने के बाद मैंने ये किताब लिखी। तो कहना चाहिए कि जो हमारे अंदर 8 शक्तियाँ अगर हम उनका भरपूर इस्तेमाल करें तो हम इन्फिनिटली जो है सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो ये मेरी पहली बुक थी। मेरी दूसरी बुक थी द पावर ऑफ प्रेयर, यानी कि प्रार्थना की शक्ति से आप कोई भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं जी। तो वो मैंने अपनी वेबसाइट drshishir.in पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए डाल रखी है। और एक और बुक जो है वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसको अप्रिशिएट कर रखा है वो है उठो युवा। ये मैंने सन 2013 में लिखी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें एक उनको पोएम बड़ी पसंद आई, स्वच्छ भारत। अच्छा। कि कल्पना है मेरी कि एक स्वच्छ भारत में जीऊँ मैं, ये एक पोएम थी। और पहली पोएम थी उसमें ऊंची उड़ान, आओ कल्पना करें ऊंची उड़ान की, भर लो सांस जुटा लो हिम्मत, उड़ना है अब ऊंचे आकाश में। तो ऐसे मैंने जो है वो 36 पोएम्स लिखी और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा। और 4th बुक मेरी अभी आई जिसको 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें आशीर्वाद दिया था और वो है न्यू इंडिया इन द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सदी का नया भारत।
उसमें 21 दृष्टिकोण हैं, 21 विजन्स हैं फॉर अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, यानी कि 2047 तक विकसित भारत कैसा बने। तो वो मैंने बनाई और वो लास्ट ईयर अभी पब्लिश हुई थी और उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। अब मेरी एक फिक्स बुक आ रही है कि बच्चे जो है वो ग्लोबल सिटीजन कैसे बने, ग्लोबल लीडर्स कैसे बने। तो उसकी मैंने पूरी गाइडलाइंस बनाई, क्योंकि जो नेक्स्ट जो चैलेंज आने वाला है ह्यूमन रेस के सामने वो है क्लाइमेट चेंज। बहुत बड़े लेवल पे क्लाइमेट क्राइसिस आने वाली है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कहीं कहीं बाढ़ आ जाएगी, कभी आज गर्मी होगी कल सर्दी हो जाएगी। तो जो हमारे बच्चे हैं वर्ल्ड के, वो कैसे उसको और जिसकी शायद दस्तक हो चुकी है। जी बिल्कुल, हम लोग इन चीज़ों को फील कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन अभी आपने कैलिफोर्निया में आग देखी, पोलर आइस पूरी मेल्ट हो गई है, सी लेवल राइज कर रहे हैं। तो ये हमारे जो भविष्य की जो हमारी पूरी पीढ़ी है, जो अभी जो बच्चे ही हैं, मतलब 8 साल से लेके 15 साल, ये सब लोग इस क्राइसिस को अभी आने वाले 10-15 सालों में फेस करने वाले हैं और हम सब भी फेस करेंगे। तो हम कैसे इस जनरेशन को तैयार कर सकते हैं ग्लोबल माइंडसेट के साथ, ताकि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर सकें। तो इस पे मैंने किताब लिख ली। अच्छा सर, ये भी एक बहुत अजीब सी चीज़ है ना कि हम जब अपने आप को इमेजिन करते हैं, तो चाहे वो बच्चे जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं उनके साथ हो या किसी भी इंसान के साथ हो, तो होता है कि हमें लगता है हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये सक्सेस पानी, हमें एग्ज़ाम से मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, हमें बहुत परफॉर्म करना है, बहुत अच्छा। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं हम एक ग्लोबल ह्यूमन हैं, है ना, जो शायद अभी नहीं तो आगे चल करके बच्चे जो हैं वो ज़रूर समझेंगे, या जो लोग हैं वो ज़रूर समझेंगे। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं वो ये नहीं कि अच्छा एग्जाम दे दें या अच्छा करियर बना लें या अच्छी अर्निंग कर लें, बल्कि ग्लोबल लेवल पर हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं जो शायद सबको समझने की ज़रूरत है, और तभी एक अच्छे इंसान हम बन सकते हैं। बिल्कुल सर, एग्ज़ाम्स की बात हम लोगों ने लगातार की है। एक चीज़ और होती है, जब हम बात करते हैं पेरेंट्स की, तो आपने बताया कि उनका बिहेवियर बच्चों के प्रति कैसा हो, लेकिन उसी बिहेवियर में एक और चीज़ आती है जहाँ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को छोटी छोटी लालच देते हैं। जैसे अगर आपने हाई स्कूल में अच्छा परफॉर्म किया, फर्स्ट आए या इतने परसेंटेज आप लाए तो हम आपको ये ला कर देंगे, या इंटरमीडिएट में आपने ये किया तो हम आपको ये चीज़ दिला देंगे। तो इस तरह के जो छोटे छोटे लालच हैं वो क्या सही रहते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं, लेकिन मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ जी। तो मेरा बेटा है, उसने क्लास 10th का जब वो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा था, उससे पहले ही बता दिया था कि पापा मेरा म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि जब 10th का तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा और लंबा ब्रेक होता है 2 ढाई 3 महीने का, तो मैंने कहा जो इंडिया की बेस्ट म्यूज़िक अकेडमी में वहाँ तुम्हें ले चलूँगा जी। तो उसने कहा ठीक है, अगर मैं अच्छे परसेंटेज ले आऊँ 90% से ऊपर, तो क्या आप मुझे पियानो देंगे एक? अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल देंगे। तो जब उसका लास्ट पेपर ख़त्म हुआ और जब वो घर आया, अभी रिजल्ट नहीं आया था, खाली पेपर ही ख़त्म हुआ था, तो घर आया तो पियानो रखा हुआ था। उसके लिए मैंने हर महीने सेव करता रहा 1 साल तक। तो जैसे ही 10th का जो है वो बोर्ड का लास्ट पेपर था, तो कहने का मतलब ये जो लव है वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए कि तुम ये परसेंटेज, अरे बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसी वही एक उपहार है आपके लिए। या जब अगर ऐसी सिचुएशन है अगर आपको, तो आप बच्चे के साथ आप कंडीशन क्यों लगा रहे हो? फिर बच्चा भी आपके साथ जब आप जो है वो आप ओल्ड एज में पहुंचेंगे तो वो भी कंडीशन लगाएगा कि अगर आप मेरे नाम ये प्रॉपर्टी करोगे तो हम आपको खाना देंगे। तो आज तो आप उसके साथ कंडीशन लगा रहे हो, कल को आप नहीं सोच रहे हो। तो कहने का मतलब है वो आप सोचिए ना सोचिए, लेकिन बच्चे के साथ कंडीशनल लव नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ। और सर, इसी के साथ अब वक्त हमारे पास बहुत कम है, हम चाहेंगे कि कोई संदेश। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एग्ज़ाम तो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये ज़िंदगी पूरी जो है आपकी वो एग्ज़ाम्स से भरी पड़ी है। तो ये पहला एग्ज़ाम नहीं और ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत छोटा सा पल है एग्ज़ाम देना। तो बिल्कुल इसको दीजिए, लेकिन आने वाले जो पूरा जीवन है वो भी इम्तिहानों और चुनौतियों से भरा हुआ है। तो आप कोशिश करिए कि हर एक चुनौती को, हर एक इम्तिहान को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ फेस करें, अपने ऊपर मेहनत करें, और जो भी आपके सामने चुनौती आई है उसको एक बड़ा विकराल रूप ना देख करके उसका सल्यूशन, उसका क्या है जो आसपास ही होता है उस सल्यूशन उस चुनौती के, उसको ढूंढने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करने में जुट जाएं। आपको चुनौती को फेस करके उसका
सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है आपको। बिल्कुल। शिशिर जी, बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. कि आप जी, जी। हमारे साथ जुड़े। और दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं और शायद कुछ बच्चे इस चीज़ को समझते ना हों, कुछ पेरेंट्स इस चीज़ को ना समझते हों, लेकिन समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा ज़िंदगी में पड़ाव है, वो मंजिल बिल्कुल भी नहीं है। और ये पड़ाव किसी भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई में आए या ज़िंदगी में आए या ज़िंदगी जीते हुए किन्हीं और रूप में आए। तो इसको लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। कॉन्फिडेंट रहिए, खुद को मोटिवेटेड रहिए, तो आप देखिए ज़िंदगी के कोई भी पड़ाव हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आसानी से आप पार कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त। फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।